मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। पिछले साल 2025 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने जीआईसी लेक्चरर के लिए एक एडवर्टीजमेंट जारी किया था। इससे संबंधित प्री परीक्षा हो चुकी है, उसकी आंसर की भी जारी कर दी गई है और संभवतः आप सभी को आपका स्कोर पता होगा। तो ज्योग्राफी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके 70% से ज़्यादा नंबर हैं तो आप सभी सेफ जोन में हैं और आप सभी को मेंस परीक्षा देने को मिलेगी, क्योंकि 15 गुना लोग बुलाए जाने हैं। तो आप सभी लोग आज से ही मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए और इसकी तैयारी मैं कराऊंगा। और इसी क्रम में आज मैं आपको एक क्वेश्चन का आज मैं आंसर आपको बताने जा रहा हूं और उसको देखने के बाद आपको पता लगेगा कि आंसर राइटिंग किस तरीके से की जाती है। एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और भी देनी थी कि मेरी एक एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है एंड्रॉयड पर। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड का है तो आप प्ले स्टोर से मेरी इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर आपको इस एग्ज़ाम से संबंधित ये जो जीआईसी लेक्चरर की जो ये मेन परीक्षा होने जा रही है, इससे संबंधित मैंने 16 अनसॉल्व्ड पेपर्स मैंने अपने इस एप्लीकेशन पर अपलोड किए हुए हैं, जिनमें से एक पेपर आप फ्री में देख सकते हैं और बाकी के पेपर्स को आपको खरीदना पड़ेगा। ये जो 16 पेपर्स हैं ये मैंने इस आधार पर डिज़ाइन किए हैं कि ये जीआईसी लेक्चरर के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो। हर टॉपिक पर मैंने एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनाया है। और दूसरी चीज़, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज से 2-3 साल पहले ये एग्ज़ाम हो चुका है, इसकी एक मेंस परीक्षा हो चुकी है, तो उसका अनसॉल्व पेपर आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। तो उस पेपर में जैसे क्वेश्चन आए थे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आए थे पिछली बार 2-3 साल पहले इस जीआईसी मेंस एग्जाम में, ठीक वैसे ही क्वेश्चन मैंने अपने इन 16 क्वेश्चन पेपर्स में डाले हैं। तो बहुत ही अच्छे पेपर्स मैंने बनाए हैं। ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं। पुराना जो पेपर का पैटर्न है ठीक उसी के अनुसार हैं, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल बहुत बहुत ही अच्छे पेपर्स मैंने बनाए हैं। अगर आप इन 16 पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेंस में बहुत अच्छी आंसर राइटिंग करके आएंगे और आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। और एक और जानकारी भी मुझे आपको देनी थी इसी ऐप से संबंधित। इस ऐप में मैंने कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ें डाली हुई हैं। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ऐप में एक सेक्शन है पीवाईक्यू का। एक एक सेक्शन है यहाँ पर इस ऐप में पीवाईक्यू का। और इस सेक्शन में मैंने ज्योग्राफी से संबंधित 197 क्वेश्चन पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। 197 क्वेश्चन पेपर्स। और ये जो 197 क्वेश्चन पेपर्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स में टीचिंग से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी के एग्जाम हुए हैं सारे पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। सीयूईटी के पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है ज्योग्राफी के लिए, उसके भी पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। और 2004 से लेके आज तक यूजीसी नेट के जितने भी पेपर हुए हैं ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे पेपर आपको मेरे इस ऐप पर पीवाईक्यू सेक्शन है मेरे ऐप का, उसमें आपको ये सारे के सारे 197 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इन 197 क्वेश्चन पेपर्स में लगभग 18,000 सवाल, ऑथेंटिक क्वेश्चंस, विभिन्न आयोगों द्वारा पूछे गए ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। दूसरा एक सेक्शन है इसी ऐप में, वो है स्टडी मटेरियल का। तो उसमें आपको कुछ बुक्स मिलेंगी, वो बुक्स आप मेरे ऐप पर फ्री में पढ़ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। इन क्वेश्चन पेपर्स का भी कोई चार्ज नहीं है, ये सब फ्रीली अवेलेबल हैं। साथ ही एक और सेक्शन है सिलेबस का, उसमें मैंने डिफरेंट एग्जाम्स के जो भी अभी एग्जाम हुए हैं या होने वाले हैं
उनका सिलेबस मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। इवन पूरे कुछ कुछ तो एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका कि मैंने पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट ही अपलोड कर दिया है। तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको मेरे इस ऐप में। साथ ही साथ ये जो जीआईसी लेक्चरर का ये जो मेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके 16 बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पेपर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो भी आपको मेरे इस एप्लीकेशन पर मिलेंगे। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है, दरअसल उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसका आंसर बताने जा रहा हूँ और आंसर राइटिंग सिखाने जा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये आज से 2-3 साल पहले जीआईसी लेक्चरर का ज्योग्राफी विषय का मेंस पेपर है। और इसमें 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 सेक्शन ए में इस सेक्शन ए में ये जो पहला वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लगभग 250 शब्दों में लिखना है और ये क्वेश्चन जो है वो 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर सकें अपने एग्ज़ाम में, तो इसी क्वेश्चन का आज मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। ये PYQ है। 250 शब्दों में हमको लिखना है और 25 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका आंसर मैं पढ़ूंगा और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको पॉजिटिविज्म का कंसेप्ट बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कंसेप्ट बताने के लिए कम से कम 2 घंटे की क्लास चाहिए। इसलिए मैं कंसेप्ट यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और उसका क्या आंसर देना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले आप ये समझिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, जो कंसेप्ट है पॉजिटिविज्म का, उसके बारे में बताना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा होता कि भूगोल में प्रत्यक्षवाद का क्या प्रभाव पड़ा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का होता। तो टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन का जो एस्पेक्ट है वो अलग अलग है। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिविज्म के का जो कंसेप्ट है, जो प्रत्यक्षवाद की जो संकल्पना है, जो अवधारणा है, सिर्फ उसको आपको उस संकल्पना की व्याख्या करनी है और आपको कुछ भी नहीं करना है। और लास्ट में ज्योग्राफी में इसका क्या प्रभाव पड़ा या ज्योग्राफी में किस प्रकार से या किस कारण से इसकी आलोचना हुई है, लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ बनाते हुए उस बात को हम लोग लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए दिया हुआ है कि फ्रांसीसी विचारक थे, एक फ्रांसीसी फिलोसफर थे जिनका नाम था अगस्त कॉम्टे। और मैंने देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर के स्केच से नीचे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। देखिए, हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है, हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ामिनर जो है वो देख सके कि आपने अपने आंसर में किन किन टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया है या जो भी टर्म्स हैं उस कंसेप्ट से रिलेटेड, वो टर्म्स आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो अगर आप उसको हाईलाइट कर देते हैं तो एग्ज़ामिनर की नज़र वहाँ पर ज़रूर पहुँचेगी। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, इससे हमेशा फ़ायदा होता है। ये 1-2 नंबर आपको ज़्यादा ही दे के जाता है। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कई एक टर्म्स को हाईलाइट किया हुआ है, आप भी इसी तरीके से हाईलाइट करिएगा। कलर रेड के अलावा कोई भी हो सकता है, आप ब्लैक कलर भी चूज़ कर सकते हैं, आप ग्रीन कलर का जो स्केच आता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। रेड कलर यूज़ मत करिएगा, रेड कलर सिर्फ और सिर्फ आपका जो एग्जामिनर है वही यूज़ करता है। तो फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में, अब मान लीजिए कि आपको एग्जैक्ट जो दशक है वो आपको याद नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो पॉजिटिविज्म की जो विचारधारा थी वो 19वीं सदी के पूर्वार्ध में आई थी। तो अगस्त काम्टे ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रत्यक्षवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि किसने दिया और कब दिया।
अब क्या बताता है, क्या किया इस प्रत्यक्षवाद ने, इस प्रत्यक्षवाद की विचारधारा ने क्या किया सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, तो उसका भी मैंने एक संक्षेप वर्णन किया हुआ है कि जो जो सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, जो सामाजिक विज्ञान हैं, जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। एक क्रांतिकारी एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया ये प्रत्यक्षवाद। अब क्या परिवर्तन लेकर आया ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है इंट्रोडक्शन में कि अगस्त काम्टे के जो विचार थे उनका संकलन किस किताब में किया गया है, उस किताब का नाम क्या है। तो उसको मैंने यहाँ पर बताया है कि काम्टे के व्याख्यान, जो उनके लेक्चर्स थे, वो कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव, ये यहाँ पर मैंने बुक का नाम लिखा हुआ है, कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव, ये उनकी बुक का नाम है। इस बुक में उनके व्याख्यान जो है वो पब्लिश किए गए। अच्छा, नीचे देखिए, नीचे मैंने यहाँ पर दूसरा पैरा शुरू कर दिया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ा है। आप भी छोड़िएगा, यहाँ से जब भी कोई नया पैरा शुरू करते हैं तो इतना स्पेस आपको छोड़ना चाहिए। यहाँ पर मैंने ये जो लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस है ना, ये तो मैंने अपना एडवर्टीजमेंट किया है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला अगला पैराग्राफ जो है वो मैंने थोड़ा सा स्पेस, यहाँ पर स्पेस दिया और उसके बाद मैंने दूसरा पैराग्राफ लिखना शुरू किया। अब मैं प्रत्यक्षवाद की का जो कोर कंसेप्ट है मैं उसके बारे में बताऊंगा। शुरुआत में मैंने 3 चीजें बताई। पहली चीज तो मैंने ये बताई कि प्रत्यक्षवाद का जो दर्शन था वो किसने दिया, अगस्त काम्टे ने दिया। और कब दिया, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिया। और इसने किया क्या, इसने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। अब वो परिवर्तन क्या है ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसको अभी यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ लिखने की आवश्यकता है कि जो भी ज्योग्राफी के जो भी विचारक रहे हैं, जो भी ज्योग्राफर्स रहे हैं, उनकी उनकी कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा लिखना जरूरी है, क्योंकि अगस्त काम्टे के जो विचार थे वो इस बुक में पब्लिश किए गए, तो ये बुक का नाम लिखना उनका बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब अगला पैराग्राफ है, अगले पैराग्राफ को हम देखेंगे कि अगला पैराग्राफ प्रत्यक्षवाद का जो कोर फिलॉसफी है उसके बारे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म, विज्ञान के माध्यम से ही विज्ञान के माध्यम से ही वैध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान के माध्यम से ही वैध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है प्रत्यक्षवाद की। मतलब अगर हमको वैलिड नॉलेज कहीं से प्राप्त करनी है तो उसका एकमात्र माध्यम है विज्ञान। सिर्फ साइंस के द्वारा ही हम वैलिड नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो विज्ञान के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, अब उसके बारे में यहाँ पर आगे मैंने बताया है। और वैज्ञानिक ज्ञान, ये जो वैज्ञानिक ज्ञान है हमें कैसे मिलेगा, ये जो साइंटिफिक नॉलेज है हम उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या है, उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि वैज्ञानिक ज्ञान घटनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो भी घटनाएं हैं, जो भी फिनोमेना हैं, उनको हम प्रत्यक्ष रूप से सामने से जब हम देखते हैं तो उसके आधार पर, डायरेक्ट ऑब्जर्व करने के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही वैज्ञानिक ज्ञान होता है। और इसी तरीके से हमको वैलिड जानकारी या वैलिड नॉलेज या वैध ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये लाइन लिखना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये कोर कंसेप्ट है। अच्छा, एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप लाइन याद कर लेते हैं और इस लाइन को अगर आप लिख कर आते हैं, चाहे ये क्वेश्चन 250 शब्दों में आए या चाहे ये क्वेश्चन 150 शब्दों में आए, अगर आप ये वाली लाइन, ये जो नेक्स्ट लाइन है, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर एक्स्ट्रा देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यक्षवाद विज्ञान को साइंस की हम बात कर रहे हैं, हम साइंस के माध्यम से ही वैलिड नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रत्यक्षवाद है वो विज्ञान को तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और धर्मशास्त्र, थियोलॉजी से अलग करता है। ये लाइन, ये मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रत्यक्षवाद विज्ञान को तत्व मीमांसा और धर्मशास्त्र, थियोलॉजी से अलग करता है। अब ये दोनों क्या होती हैं,
ये मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, क्योंकि उसको इसको इसको मैं ऑलरेडी अभी मैंने एक अपने ऐप पर एक लाइव क्लास ली थी, तो वहाँ मैंने इसको समझा दिया था। तो यहाँ पर तो सिर्फ इतना बताना है कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो ये लाइन आप ज़रूर लिख कर आइएगा। कभी भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें, अगर प्रत्यक्षवाद का क्वेश्चन अगर आता है तो ये लाइन जरूर लिखिएगा कि प्रत्यक्षवाद विज्ञान को तत्व मीमांसा तथा धर्मशास्त्र से अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगली अगली दो लाइनें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। यहाँ पर फिर से मैंने एक नया पैराग्राफ शुरू किया है और अगली बात मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि विज्ञान को प्रत्यक्षानुभव एम्पेरिसिज्म से जोड़ने का प्रयास ही प्रत्यक्षवाद है। अभी मैंने जो ऊपर बातें कही उसको मैं यहाँ पर एक लाइन पर मैंने लिख दिया है। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? प्रत्यक्षानुभव, प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होगा। तो अगर हम विज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव एम्पिरिसिज्म से जोड़ देते हैं, तो ये जो जोड़ने का जो प्रयास है, यही दर्शन जो है, यही दर्शन प्रत्यक्षवाद का दर्शन है। ये लाइन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ, प्रत्यक्षानुभव और एम्पिरिसिज्म को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे अगली लाइन प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताओं के बारे में बताता है और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्षवाद जो है, प्रत्यक्षवाद से प्राप्त हुआ जो ज्ञान होता है वो मूल्य निरपेक्ष होता है, वैल्यू फ्री होता है, वो तटस्थ होता है, वो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होता है और विज्ञान की एकता, यूनिटी ऑफ साइंस में विश्वास करता है। ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्यक्षवाद मूल्य निरपेक्ष, वैल्यू फ्री होता है। ये मैं बता चुका हूँ, अपनी एक लाइव क्लास ली थी मैंने अपने ऐप पर। मैं तब मैंने इसको बताया था कि वैल्यू फ्री का मतलब क्या होता है, तटस्थ न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए कि प्रत्यक्षवाद मूल्य निरपेक्ष, तटस्थ, यहाँ पर मूल नहीं मूल्य होना चाहिए, मूल्य निरपेक्ष, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होता है तथा विज्ञान की एकता में विश्वास करता है। तो यहाँ पर ये जो दो तीन पैराग्राफ लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है। और इसमें जो तीन फैक्ट्स लिखे हुए हैं ये तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद ही करते हैं। आपको पता ही होगा कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा या जो ये जो दर्शन है वो किसने दिया, ये भी आपको पता होगा, कब दिया ये भी आपको पता होगा। और प्रत्यक्षवाद ने सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया ये भी आपको, ये तो एमसीक्यू ही है एक तरीके से ना। तो ये तीनों चीज़ें कि अगस्त काम्टे की बुक कौन सी थी, तो ये तीनों ही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसको तो ये तो चीज़ आपको याद ही होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ये वाला जो पैराग्राफ है कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार विज्ञान के माध्यम से ही वैध ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और वैज्ञानिक घटनाओं को प्रत्यक्ष अवलोकन से ही जाना जा सकता है या वैज्ञानिक अवलोकन से ही प्राप्त किया जा सकता है वैज्ञानिक ज्ञान को। और प्रत्यक्षवाद विज्ञान को तत्व मीमांसा तथा धर्मशास्त्र से अलग करता है, जोड़ता नहीं है, अलग करता है। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए और आप याद कर लीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो चीज़ें हमको कंठस्थ होती हैं उनको हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पीड से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाते हैं। अगर हमें चीज़ याद नहीं होगी तो हमारे पास वहाँ पर उतना अधिक समय नहीं होगा कि हम वहाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस, ये जो दर्शन से संबंधित ये जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये जो फिलॉसफी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके 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 वाक्यों को, इनके सेंटेंसेस को उतनी ही गंभीरता के साथ वहाँ पर फ्रेम कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन दोनों ही पैराग्राफ्स को आप याद कर लीजिए। दूसरा पैराग्राफ है कि विज्ञान को प्रत्यक्षानुभव से जोड़ने का प्रयास ही प्रत्यक्षवाद है। प्रत्यक्षवाद मूल्य निरपेक्ष होता है, तटस्थ होता है और वस्तुनिष्ठ होता है तथा विज्ञान की एकता में विश्वास करता है, रखता है। तो ये दोनों पैराग्राफ आपको याद होने चाहिए। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। अगला कुछ और भी हम एक दो बातें और भी लिखेंगे जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड है। वो ये है कि काम्टे ने इन सभी विज्ञानों में नियमों के विकास के 3 चरण बताए हैं। जो विज्ञान हैं, जो साइंसेस हैं, जो विषय हैं, उनमें जो वैज्ञानिकता है
उसका विकास किन चरणों में हुआ है तो वो काम्टे ने बताया हुआ है। तो उसमें पहला चरण होता है धार्मिक चरण, दूसरा चरण होता है मेटाफिजिकल स्टेज या मीमांसात्मक चरण, और तीसरा चरण होता है प्रत्यक्षवादी चरण। तो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। अब इनको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है जब तक आपसे पूछा ना जाए, क्योंकि आपको 250 शब्दों में ही आपका आंसर देना है। 250 शब्दों से ज़्यादा आपको आंसर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 220 से 230 वर्ड्स तक बहुत आराम से चलेगा। अगर आप अपनी बात को 200 शब्दों में भी कह लेते हैं और बहुत अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, और जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं या जो कीवर्ड्स हैं अगर आप उनको अंडरलाइन कर देते हैं, उनको हाईलाइट कर देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। 250 शब्दों के पीछे मत भागिए, अपनी बात को सही तरीके से लिखिए और जो पूछा जा रहा है उतनी बात ही लिखिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक पूछा ना जाए कि काम्टे ने जो चरण बताए थे विज्ञानों के विकास के, विज्ञानों में नियमों के विकास के, उनको उनको एक्सप्लेन कीजिए, तब तक उनको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर यही क्वेश्चन 500 शब्दों में आ जाता तो फिर यहाँ पर इनका इनके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ता है, इनके बारे में थोड़ा-सा लिखना पड़ता है, क्योंकि 500 शब्दों में किसी बात को लिखने के लिए हमें और भी शब्द चाहिए। यहाँ तो सिर्फ 250 शब्दों की बात है। तो विज्ञानों में नियमों के विकास के 3 चरण हैं। ये तीनों चरण आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपको बहुत बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। पहला धार्मिक चरण है, दूसरा चरण जो है वो है मीमांसात्मक चरण, और तीसरा चरण है प्रत्यक्षवादी चरण। ये आपको याद होना चाहिए, इसको याद भी कर लीजिए, और ये एक एमसीक्यू भी बन सकता है आपके आगे के लिए। आगे काम्टे ने प्रत्यक्षवादी दर्शन के 5 मूल सिद्धांत दिए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनको भी यहाँ पर अधिक डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं गया है। लेकिन आपको ये 5 सिद्धांत पता होने चाहिए, और इवन मेंस के लिए ही नहीं, एमसीक्यू के लिए भी, प्री परीक्षाओं के लिए भी काम्टे के द्वारा दिए गए ये जो 5 मूल सिद्धांत हैं ये आपको पता होने चाहिए, जिसमें से पहला है अनुभवजन्य आधार, दूसरा है एकीकृत वैज्ञानिक विधि, तीसरा है साझा उद्देश्य। और साझा उद्देश्य के साथ ये जो वर्ड लिखा हुआ है ली प्रिसाइस, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये काम्टे के द्वारा दिया गया था। इसी तरीके से चौथा चौथा सिद्धांत है उपयोगिता सिद्धांत। इसका भी ये जो वर्ड लिखा हुआ है ली यूटिली, ये भी आपको याद होना चाहिए। जब एग्जामिनर देखेगा कि आप इस प्रकार के शब्दों को लिख रहे हैं और उनको आप हाईलाइट भी कर रहे हैं, तो आपको वो बहुत अच्छे नंबर देगा। और पांचवा जो सिद्धांत है वो है सापेक्षता सिद्धांत, और इसकी इसकी इंग्लिश है ली रिलेटिव। तो इस प्रकार से काम्टे ने प्रत्यक्षवादी दर्शन के लिए 5 मूल सिद्धांत दिए हैं: अनुभवजन्य आधार, एकीकृत वैज्ञानिक विधि, साझा उद्देश्य, ली प्रिसाइस, और उपयोगिता सिद्धांत ली यूटिली, और सापेक्षता सिद्धांत ली रिलेटिव। अब ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उसको आपको बताना है कि आपको इस संकल्पना के बारे में क्या क्या पता है। सिर्फ कोरी बातें नहीं लिखनी है, सिर्फ इधर उधर की फालतू की बातें नहीं लिखनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, और ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर एग्जाम में आप इसको लिख नहीं पाएंगे। वहीं अगर किसी स्टूडेंट ने, आपके किसी कंपटीटर ने ये चीज़ लिख दी है तो वो नंबर ज़्यादा पाएगा, और अगर आपने नहीं लिखी है तो आप उसकी तुलना में कम नंबर पाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा टफ है, कठिन है, और लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके बाद अगली बात जो है ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और हम लोग इसको पढ़ते भी हैं। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट आगे आने जा रहा है कि काम्टे का मानना था, काम्टे मानते थे कि जैसे नियम नेचुरल साइंसेस में होते हैं वैसे ही नियम सामाजिक विज्ञानों में भी होने चाहिए, वैसे ही नियमों की खोज सामाजिक विज्ञान के लिए भी करनी चाहिए। और ये आपने पढ़ा है, ये एक सिंपल लाइन है। जब प्रत्यक्षवाद पढ़ते हैं किसी भी बुक से तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, तो वही लाइन मैंने यहाँ लिखी हुई है कि काम्टे काम्टे सोचते क्या थे। काम्टे ने आखिर विज्ञान की बात करी तो क्या कहा उन्होंने ये कहा कि जो नेचुरल साइंस है, चाहे अपनी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, इसमें जिस प्रकार से सिद्धांत खोजे जाते हैं, जिस प्रकार से प्राकृतिक नियम खोजे जाते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनमें भी वैसे ही नियमों को खोजना चाहिए जैसे नेचुरल साइंस में खोजा जाता है। तो ये एक सिंपल लाइन है, ये आपको पता होगी और इसको लिखना ज़रूरी है।
क्यों सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक नियमों की भांति नियमों सिद्धांतों और नियमों की खोज की जानी चाहिए। इस बात को मैं यहाँ लिखता हूँ और मैं इस जगह पर लिख रहा हूँ कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करने पर प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करना संभव होगा। देखिए, प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाना। जैसे हमारे जो मौसम विज्ञानी हैं इस समय मानसून का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। तो वैसे ही जो सामाजिक घटनाएं होती हैं, जो सोशल जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो या जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय क्षेत्र हैं, उनका अध्ययन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से करते हैं तो उससे हमें एक फायदा होगा कि हम उन घटनाओं के पूर्वानुमान या उनकी भविष्यवाणी कर पाएंगे, हम उनको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है, 1 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होने वाला है। अब इससे होगा क्या कि इन पूर्वानुमानों के आधार पर ये जो प्रिडिक्शंस होंगे, इसके आधार पर क्या होगा कि जो सामाजिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक घटनाओं के पीछे के जो कारण हैं, अब हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उन कारणों को नियंत्रित कर सकते हैं। और कारणों को नियंत्रित करके क्या होगा कि वो जो सामाजिक घटना हो रही थी उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक नियोजन के माध्यम से जो हम सोशियो इकोनॉमिक जो प्लानिंग है उसके माध्यम से समाज में वांछित सुधार लेके आ सकते हैं। एक्चुअली कामटे भी चाहते थे कि सामाजिक विज्ञानों में ये नियम और सिद्धांत लेके आए और उसका मुख्य उद्देश्य है कि उनकी कोई उपयोगिता होनी चाहिए। उपयोगिता ये होनी चाहिए कि समाज में वो सुधार लेके आ सकें। और सुधार कब लाएंगे? जब हम सामाजिक घटनाओं के कारणों को जान पाएंगे और कारणों का पूर्वानुमान लगा लेंगे। और अगर हम कारणों का पूर्वानुमान लगा लेंगे तो उस सामाजिक घटना को भी कंट्रोल कर पाएंगे। और इस प्रकार से क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक नियोजन के माध्यम से हम समाज में जैसा सुधार चाहते हैं हम वैसा सुधार लेके आ सकते हैं। तो प्रत्यक्षवाद की मूल भावना यही है, समाज के सुधार से संबंधित। अब यहाँ तक तो बहुत सी बातें हो गई। अब हमें एक बात और भी लिखनी पड़ेगी कि प्रत्यक्षवाद में कुछ सुधार भी किए गए। प्रत्यक्षवाद ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से लागू हो गया, इस प्रत्यक्षवाद में कुछ सुधार भी किया गया। इसको भी लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद की संकल्पना का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ये है। तो प्रत्यक्षवाद की संकल्पना के विकास में जो जो चीजें घटित हुई हैं वो हमको सब कुछ बताना है। आगे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक था वियना सर्किल। तो जो वियना सर्किल के जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि जो कोर पॉजिटिविज्म है या जो प्रत्यक्षवाद की जो क्लासिकल जो प्रत्यक्षवाद का जो क्लासिकल व्यू है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उन्होंने उसमें परिवर्तन किए। वो एक नया तरीके का प्रत्यक्षवाद लेकर आए जिसको कहा गया तार्किक प्रत्यक्षवाद। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ। देखिए इस जगह पर मैंने इसको अंडरलाइन भी किया हुआ है। इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है कि जो भी एग्जामिनर हो जब इस कॉपी को चेक करे तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पर इन्होंने वियना सर्किल और तार्किक प्रत्यक्षवाद को हाईलाइट किया है। तो इसका मतलब है कि इससे संबंधित बात इस स्टूडेंट ने यहाँ पर लिखी है। इससे होता क्या है, इससे एग्जामिनर को बड़ी ही आसानी होती है आपकी कॉपी को चेक करने में। अब इसका परिणाम ये होगा कि आपकी कॉपी को देखने के बाद जब एग्जामिनर खुश हो जाएगा, उसके दिमाग पर जोर कम पड़ेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा तो आपको खुशी से नंबर देगा। अगर आपकी कॉपी को देखने के बाद वो उलझन में आ जाए तो वो एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। लेकिन अगर आपकी कॉपी को देखने के बाद वो खुश हो जाता है, भले ही 2-3 चीजें आपने कम लिखी हैं, वो नंबर आपको भरपूर देगा। तो प्रयास कीजिए कि आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लिखने के माध्यम से वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाएं, अपनी बात को बहुत सटीक तरीके से लिख पाएं और चीज़ों को हाईलाइट जरूर करें, जरूर हाईलाइट करें और बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखें, बड़ा बड़ा लिखें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइटिंग तो खैर आप अब चेंज नहीं कर सकते, लोग छोटा भी लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन स्पष्ट लिखें। मेरे कहने का मतलब ये है कि रीडेबल हो, पढ़ने में आए, एग्जामिनर को ज़्यादा प्रयास न करना पड़े। एग्जामिनर को आपको आराम देना है, आप जितना उसको आराम दे पाएंगे वो उतना ही आराम से और बड़े प्यार से आपको नंबर परोस देगा। तो इसीलिए आप देखिए मैंने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वियना सर्किल के नीचे
नीचे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया था, तार्किक प्रत्यक्षवाद के नीचे भी मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया था। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेना सर्किल के विद्वानों ने प्रत्यक्षवाद के शास्त्रीय विचारों, जो क्लासिकल व्यूज थे प्रत्यक्षवाद के, उनमें संशोधन प्रस्तुत किया, जिसे तार्किक प्रत्यक्षवाद की संज्ञा दी गई। इसको कहा गया है तार्किक प्रत्यक्षवाद। अब इस मत के अनुसार क्या है, ये जो तार्किक प्रत्यक्षवाद है, इसको भी एक लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए कि ज्ञान सिर्फ प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा ही नहीं प्राप्त होता। जैसा कि प्रत्यक्षवाद में कहा जा रहा था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष अवलोकन करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपसे कहूं कि अगर 2 + 2 = 4 होता है, तो इसमें आप क्या अवलोकन करेंगे? क्या आप इसमें अवलोकन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स हैं या जो इस प्रकार की नॉलेज है, वो अवलोकन से नहीं आती है, देखकर नहीं आती है, हमारे पूर्व के अनुभवों से आती है, हमने जो सीखा है उससे आती है, गणित से आ रही है। अब इसका हम अवलोकन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इस जगह पर मैंने लिखा हुआ है कि इसके अनुसार ज्ञान सिर्फ प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा ही नहीं बल्कि तर्क और गणित के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान सिर्फ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन से ही नहीं होता है। 2 + 2 में आप क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे? ये तो आपका अनुभव है, आपने सीख लिया है, आपको गणित आती है, आपको तर्क आता है, तो आप कह दे रहे हैं कि 2 + 2 = 4 होता है। लेकिन अब कामटे कहेंगे कि नहीं, 2 + 2 तो इसमें आप ऑब्जर्व करिए। अब इसमें क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है? इसमें ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो यही सुधार जो है वो वियना सर्किल के विद्वानों ने किया था, और उन्होंने जो नया प्रत्यक्षवाद है उसको कहा तार्किक प्रत्यक्षवाद। ज्योग्राफी में जो आया प्रत्यक्षवाद, वो तार्किक प्रत्यक्षवाद आया है, न कि प्रत्यक्षवाद आया है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, नहीं जानते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसी बात को मैंने आगे यहाँ पर 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और इन दोनों पैराग्राफ में से जो पहला वाला जो पैराग्राफ है, इसमें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भूगोल में प्रत्यक्षवाद ने क्या किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का हमने वर्णन कर दिया है। अब भूगोल में क्या उसका यूज है, ये थोड़ा संक्षिप्त रूप में हमको बताना है। अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा होता कि भूगोल में इसका क्या प्रभाव पड़ा होता, तो इस पैराग्राफ को हमको और ज्यादा एलेबोरेट करके लिखना पड़ता, एक एक लाइन लिखनी पड़ती कि हमको इस विचारधारा का भूगोल पर क्या प्रभाव पड़ा है, कौन कौन से सिद्धांत बने, कैसे बने, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब कुछ लिखना पड़ता। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि प्रत्यक्षवाद या तार्किक प्रत्यक्षवाद, मैंने दोनों लिख दिया है। एक्चुअली ज्योग्राफी में जो आया वो आया तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद का 1950-60 के दशक में, 1950 और 60 के दशक में भूगोल पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये लाइन लिखना जरूरी है। और तथा इस विचारधारा ने क्या किया? भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। एक लाइन में सारी बात खत्म हो गई। मतलब जो मकसद था प्रत्यक्षवाद का कि हम सामाजिक विज्ञानों जैसे कि भूगोल में भी हम नियमों को लेके आए, हम मॉडल्स बनाए, वो हुआ। और इससे क्या हुआ कि भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप मिला। और इस बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस विचारधारा ने भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। भूगोल में गणितीय और सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग से, भूगोल में क्या हुआ? अब गणितीय विधियों का प्रयोग होने लगा, सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग होने लगा, स्टैटिस्टिक्स का यूज होने लगा। और इन दोनों के प्रयोग से क्या हुआ कि नए सिद्धांत और नए मॉडल्स विकसित हुए। बस इतनी ही बात आपको लिखनी है। शब्द सीमा और समय सीमा का हमेशा ध्यान रखिए। समय सीमा और शब्द सीमा, सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब ऐसा तो कोई आज तक दर्शन हुआ ही नहीं है जिसकी की आलोचना न हुई हो। तो प्रत्यक्षवाद की जो संकल्पना है भूगोल में, इसकी आलोचना भी हुई है। तो भूगोल में क्या एप्लीकेशन हुआ उसको आपने यहाँ पर जान लिया कि भूगोल में इसका एप्लीकेशन ये हुआ कि इसने भूगोल को और ज्यादा वैज्ञानिकता प्रदान कर दी। लेकिन अब इस संकल्पना की आलोचना भी हुई है। तो आलोचना के लिए भी मैंने यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हुई हैं और इसमें अपनी बात लिख दी है कि मानकी प्रश्न, जो भी नॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमारी निष्ठा, विश्वास, हमारे व्यूज, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस का इस प्रत्यक्षवाद में कोई भी महत्व नहीं होता है। तो प्रत्यक्षवाद जो होता है इस प्रकार के जो नॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनसे दूरी बना के रखता है।
तो मानकी प्रश्नों से दूरी और गणितीय विधियों और गणितीय विधियों पर अत्यधिक निर्भरता, जो गणितीय विधियां थीं, जो सांख्यिकी विधियां थीं, उस पर ज्योग्राफर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए। भूगोल की मूल भावना से दूर होते चले जा रहे थे वो पूरी तरीके से गणित और सांख्यिकी पर निर्भर होते चले जा रहे थे। तो मानकी प्रश्नों से दूरी तथा गणितीय विधियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, ये दो प्रमुख कारण हैं, भूगोल में इस विचारधारा की आलोचना भी हुई है। बस आपको इतना लिखना है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से ऊपर से इसको लिखना शुरू किया और इसका आंसर मैंने लगभग 250 शब्दों में लिखा है और आप आंसर देख सकते हैं। पूरा आंसर शुरुआत में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर मैंने प्रत्यक्षवाद के कोर कंसेप्ट के बारे में बता दिया, फिर मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी बताई, जैसे ये जो नीचे लिखा हुआ है कि विज्ञानों में नियमों का विकास के 3 चरण जो हैं, एक चीज़ मैंने ये लिखी थी और एक चीज़ मैंने ये यहाँ पर लिखी थी कि काम्टे ने प्रत्यक्षवादी दर्शन के 5 मूल सिद्धांत दिए हैं। ये जो दोनों चीज़ें लिखी हैं ना, ये इसलिए लिखी हैं ताकि आप एग्जामिनर के माइंड को मतलब एग्जामिनर को ये बता पाएँ कि मतलब मुझे इस चीज़ की नॉलेज है और एग्जामिनर अपने दिमाग में ये सोच ले कि इस बच्चे को ये जानकारी है। इतनी कठिन चीज़ जब इसने लिख दी है तो इसका मतलब ये है कि इसने इस प्रत्यक्षवादी ये जो प्रत्यक्षवाद का ये जो कंसेप्ट है उसकी डीप स्टडी की है। तो एग्जामिनर के माइंड में ये बैठ जाए, वो खुश हो जाए कि अरे बच्चा जब इतनी सारी चीज़ें जान रहा है तो उसको भर-भर के नंबर दिया जाएगा। इसके बाद मैंने सिंपल सी एक बात लिखी जो सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों में भी प्राकृतिक नियमों जैसे ही नियम मतलब सामाजिक विज्ञानों में भी प्राकृतिक विज्ञानों जैसे नियम लागू करने चाहिए। और क्यों करने चाहिए वो भी बात मैंने यहाँ पर लिखी कि समाज का उत्थान किया जा सके, समाज की समस्याओं को ख़त्म किया जा सके। इसके बाद मैंने अगली लाइन यहाँ पर लिखी है कि जो प्रत्यक्षवाद में जो संशोधन प्रस्तुत किया वियना सर्किल ने, जिसको कि तार्किक प्रत्यक्षवाद का, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया और तार्किक प्रत्यक्षवाद को मैंने एक लाइन में डिस्क्राइब भी कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर इस वाले पैराग्राफ में भूगोल पर प्रत्यक्षवाद का क्या प्रभाव पड़ा वो लिख दिया है। और अंतिम पैराग्राफ में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि भूगोल में इस प्रत्यक्षवाद को अप्लाई करने पर भूगोल में क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का ये जो आंसर है वो बिल्कुल कंप्लीट आंसर है। इस आंसर में अगर आप बिल्कुल ऐसा ही आंसर लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको 25 में से 20 या 22 नंबर आपको ज़रूर देगा। थोड़े से और भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। देखिए, कोई भी आंसर फाइनल आंसर कभी नहीं होता। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा लिखते चले जाएंगे। मेरा तो उद्देश्य सिर्फ यही था कि मैं आपको इस क्वेश्चन से संबंधित किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, खासतौर से थॉट के जो क्वेश्चंस होते हैं, थॉट में भी जो आखिरी के जो टॉपिक्स हैं, जो वाद हैं, जैसे प्रत्यक्षवाद है, व्यवहारवाद है, मात्रात्मक क्रांति है, नारीवाद है, मानवतावाद है। अब इन वादों में किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, तो वो मैं आपको सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जिसके भी ज्योग्राफी में 70% से ज़्यादा सवाल सही हैं, 70% से ज़्यादा जिसके नंबर सही हैं, वो मेंस की तैयारी शुरू कर दे। और इसके लिए मैंने अपने ऐप पर 16 मॉडल पेपर्स मैंने उपलब्ध कराए हैं। आप ऐप डाउनलोड करिए और एक पेपर फ्री में उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें जो 5 सवाल आएंगे सेक्शन ए में और 5 सवाल आएंगे सेक्शन बी में। मतलब 5 सवाल सेक्शन ए के होंगे 250 शब्द वाले और 5 सवाल सेक्शन बी के होंगे 150 शब्द वाले। ये मेरे इन 16 पेपर्स से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। और इवन सिलेबस के बाहर की भी कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि पिछले बार के पेपर में सिलेबस के बाहर के भी 1-2 क्वेश्चंस आए थे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।